नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैंने टेलीग्राम पर एक पीडीएफ अपलोड की थी। वैसे तो ये स्पेशल तौर पर जो आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे हम बात करें यूपी पुलिस के बारे में, एमटीएस के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, 10+2 लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, अगर आप उसके लिए इस प्रैक्टिस को लगा रहे हैं तो फ्री आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए समय को ना खराब करते हुए हम लोग देखते हैं आज का जो पहला मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था उसका सॉल्यूशन। आपको पीडीएफ अगर नहीं मिल पा रही है तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आप ये करिएगा, आप टेलीग्राम पर सर्च करिए। पीडीएफ आपको अवेलेबल है टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मंगलम क्लासेस टीकेडी। सारी पीडीएफ डे बाय डे आपको यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है, सवारी लेकर पुणे वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर से 55 मिनट में पैदल चल सकता था, दोनों ओर से सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। इस सवाल का ये मतलब है आपका कि एक व्यक्ति जाता है पैदल और सवारी से लौट के आता है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पैदल का समय ए माना है और सवारी का जो समय माना है, सवारी का समय बी माना है। पैदल का समय ए माना है, सवारी का समय बी माना है। कहने का ये मतलब है कि अगर वो पैदल जाता है तो उसका समय ए होगा और अगर वो सवारी से लौट कर आता है तो उसका समय बी होगा। और ऐसा करने से, पैदल जाने से, सवारी से लौट के आने से उसे कुल 37 मिनट का समय लगता है, अर्थात ए प्लस बी बराबर 37। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे कहा जाता है कि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। इसका मतलब है कि अगर वो जाता है पैदल और लौट कर आता है पैदल, इस बार वो दोनों तरफ की यात्रा पैदल तय करेगा। कहने का मतलब है कि पैदल का समय अगर आपके पास ए है तो जाने का समय भी ए होगा और लौट कर आने का समय भी ए होगा। कहने का मतलब है कि ए प्लस ए बराबर जो आपके पास होगा वो 55 होगा। जब ए प्लस ए बराबर 55 होगा तो कहने का मतलब है कि आपके पास 2a बराबर कितना होगा, 55। आपको ये बताना है कि अगर वह व्यक्ति दोनों ओर यात्रा सवारी से करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। अगर दोनों ओर सवारी से यात्रा करता है तो उसे कितना समय लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि सवारी का समय बी है। अगर वो सवारी से यात्रा करेगा तो उसका जाने का समय अगर बी होगा तो उसका आने का समय भी बी होगा। अर्थात मुझे केवल बी का मान नहीं निकालना है, मुझे 2b का मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर जो आपके पास 1 था इसमें हम लोग 2 का गुणा करते हैं। जब 2 का गुणा करते हैं तो ये 2a और प्लस कितना हो जाता है आपके पास 2b बराबर 37 दूनी 74। आपको पता होना चाहिए कि 2a से 2a कट जाता है और 2b हमारे पास रह जाता है और बराबर 74 में से अगर 55 को घटाते हैं तो 5 और 1 6 और 1 7। कहने का मतलब है कि आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 19। अर्थात 2b बराबर जो आपके पास होगा 19 हो जाएगा। अगला देखिए क्या प्रश्न है, अर्थात आने और जाने का समय 19 हो जाता है। अगला प्रश्न है कि महेश 1,60,000 रुपए वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसे पाने के लिए कितने वर्षों तक काम किया होगा ताकि उसका वेतन 27, 98, 41 हो जाता है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास जो प्रतिशत है वो 15% है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। 15% का फ्रैक्शन 3/20 है। उसने कहा है 15% की वृद्धि। अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हर वर्ष में ये मान 20 से कितना हो जाता है, 23। 15% का फ्रैक्शन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 15% का मतलब 3/20 है। अर्थात एक वर्ष में 20 से कितना होगा, 23। हमें बताना है कि उसका जो वेतन है वो 1,60,000 है।
और 1,60,000 से ये कितना होना है 27, और आपके पास 98, 41, 27, 98, 41, मतलब 1,60,000 से 27, 98, 41 होना है। एक वर्ष में 20 से 23 होता है। तो आपको ये देखना होगा कि इस 1,60,000 के अंदर आपको ये समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जब एक वर्ष में 20 से 23 होता है तो ये कितने वर्षों में 1,60,000 से इतना हो जाएगा। अर्थात 1,60,000 के अंदर ये संख्या 20 है और 2,79,841 के अंदर ये संख्या 23 है। कहने का मतलब है कि 1,60,000 के अंदर 20 कितनी बार है, तो हम देखेंगे ये 20 की पावर कितना होगा 4। अगर मैं 1,60,000 के अंदर 20 की तलाश करता हूं तो ये मुझे 4 बार मिलेगा, अर्थात 20 की पावर 4 होगा। इसी प्रकार जो आपके पास ये 27, 98, 41 है, इसका मतलब भी 23 की पावर 4 है। अगर ये 20 की पावर 4 है और ये 23 की पावर 4 है, तो ऐसा जो होगा वो कितने वर्षों में होगा, वो 4 वर्षों में होगा। ये 1 वर्ष में होता है, ये 4 वर्ष में होगा। आपके प्रश्न का उत्तर 4 हो जाता है। अगला देखिए साहब क्या है। एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के लंब के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये त्रिभुज है। यहां पर हम बिंदु ले लेते हैं। त्रिभुज आपके पास ABC। त्रिभुज में 2 चीजें आपके काम की है जो क्षेत्रफल में यूज होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह त्रिभुज का आधार होता है और यह त्रिभुज की ऊंचाई होती है, जिसे हम लोग शीर्ष लंब भी कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपके पास है, अगर मैं आधार को B मानता हूं, ऊंचाई को H मानता हूं, तो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई। एक बार दोबारा समझिए, आपके पास ये ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज का आधार है। आपको पता है कि किसी त्रिभुज के आधार पर सामने वाले शीर्ष से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लंब डालते हैं, उसे ऊंचाई कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है आपका कि ये त्रिभुज का आधार है और ये त्रिभुज की ऊंचाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। देखिए अगली चीज क्या है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने देख लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब देखते हैं आपका सवाल क्या है। इसमें कहा जाता है कि किसी त्रिभुज का जो आधार है उसके शीर्ष लंब के, तो हम क्या करते हैं, हमने जो शीर्ष लंब माना है, जो परपेंडिकुलर माना है, वो 22 माना है। हमने इस त्रिभुज की ऊंचाई को या लंब को 22 माना है। आगे कहा जाता है कि उस त्रिभुज का जो आधार है, इस त्रिभुज का जो बेस है, वो इसकी ऊंचाई के दुगने से 2 ज्यादा है। ऊंचाई का दुगना करेंगे और उसमें 2 जोड़ देते हैं, ज्यादा हो जाता है। इस त्रिभुज का जो लंब है, जो आपके पास शीर्ष लंब है, ये हमने 22 माना है। आगे कहा जाता है कि एक त्रिभुज का जो आधार है, ये इसके शीर्ष लंब के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो ये इसका आधार हो गया। आपको पता होना चाहिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और आपके पास आधार गुणा कितना है, ऊंचाई। आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 12। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास B गुणा H बराबर कितना हो जाता है, 24। हमारे पास B का जो मान है वो 2y प्लस कितना है, 2, और हमारे पास H यानी लंब की बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई का मान कितना है, y बराबर कितना है, 24 है। कि अगर मैं इसमें y बराबर 3 लगाता हूं तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। कहने का मतलब है कि y बराबर 3 पर सेटिस्फाई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि y बराबर 3 लगाते हैं। जब 3 लगाते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 8, और ये 8 तिया कितना हो जाता है, 24। अगला देखो क्या प्रश्न है आपका। एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों, 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम सन अर्थात बेटों की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग डॉटर की बात करेंगे,
और यहां पर हम लोग भतीजों की बात करें। आपको पता है कि बेटों की संख्या 7 है और बेटियों की संख्या जो है वो आपके पास 5 है और भतीजों की संख्या है आपके पास, बेटियों की संख्या 3 है। आपके पास बेटियों की संख्या 3 है और भतीजों की संख्या आपके पास कितनी है? 5 है। कहने का मतलब है कि बेटों की संख्या 7 है, बेटियों की संख्या 3 है, भतीजों की संख्या 5 है। जब तक मेरे पास इनके प्रत्येक का मान नहीं होगा, व्यक्तिगत हिस्सों का अनुपात नहीं होगा, तब तक मैं इनके कुल का मान नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इनके व्यक्तिगत हिस्सों को निकाल लेता। आगे कहा जाता है कि यदि हर बेटी का हिस्सा हर भतीजे से 3 गुना, हम क्या करते हैं, प्रत्येक भतीजे के हिस्से को पी मान लेते हैं। अगर भतीजे के हिस्से को पी मान लेते हैं तो हर डॉटर का हिस्सा, अगर मैं डॉटर की बात करूंगा तो हर बेटी का हिस्सा भतीजे से कितने गुना है? भतीजे से 3 गुना है, तो 3p हो गया। और हर बेटे का हिस्सा, यानी सन की बात चल रही है, हर बेटे का हिस्सा भतीजे से कितने गुना है? 7 गुना है, तो 7p हो गया। हमारे पास ये तीनों के व्यक्तिगत हिस्से आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, यहां उठा के लगा देते हैं। एक बेटे का मान हमारे पास 7p है, एक बेटी का मान हमारे पास 3p है और एक भतीजे का मान केवल p है। आप चाहे तो इसे बिना p माने भी कर सकते थे, लेकिन ये ठीक है, हम इसे p से p कैंसिल कर रहे हैं। जब p से p कैंसिल करेंगे तो एक बेटे का मान कितना होगा? 7 सत्ते कितना हो जाता है आपके पास? 49। और ये 3 तिया कितना हो जाता है? 9। और ये कितना हो जाता है आपके पास? 5। इसका मतलब कुल बेटों का मान 49 है, कुल बेटियों का मान 9 है और भतीजों का मान 5 है। 49 और 9 कितना? 58 और 5 हो गया 63। आपके पास 63 का मान दिया है 12,600। जब 63 का मान 12,600 तो एक का मान कितना होगा? 2, अर्थात एक का मान 200 हो गया। मुझे बताना है कि हर बेटी का हिस्सा कितना होगा। मुझे बताना है कि हर बेटी का हिस्सा कितना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर बेटी के हिस्से का मान 3p चल रहा है, अर्थात हर बेटी का जो हिस्सा है वो 3 के अनुपात में काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक का मान 200 है तो 3 का मान कितना होगा आपके पास? 600, अर्थात एक बेटी के हिस्से का मान 600 हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 3 संख्याओं 70। देखिए हमारे पास पहले वाली संख्या का मान 70 है और दूसरी वाली संख्या का मान *7 और तीसरी वाली संख्या का मान है आपके पास 5 ये आपके पास 3 संख्याएं हैं। कहने का मतलब है कि पहली संख्या का मान 70 है, दूसरी वाली का मान *7 है, तीसरी वाली का मान 5 है। इनका जो एवरेज है, इन संख्याओं का जो आपके पास औसत है, इनके औसत का मान आपके पास दिया है 57। इनके औसत का मान आपके पास 57 दिया है। हम क्या करते हैं, संख्याओं को पहले समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टार एक अंक है और यहाँ पर भी स्टार एक अंक है, यहाँ पर स्टार एक अंक है और यहाँ पर भी स्टार एक अंक है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि किसी भी संख्या के अंकों को कैसे अलग करते हैं। आपको पता है कि अगर एक संख्या आपके पास 26 है, इस 26 के अगर मैं अंकों को अलग करना चाहता हूं तो केवल 2 और 6 से अलग नहीं होगा। अगर मैं इस संख्या 26 के अंकों को अलग करना चाहता हूं, इस संख्या 26 के अंकों को अलग करना चाहता हूं तो मुझे ये करना होगा, 26 का मतलब 20 प्लस कितना होगा? 6, अर्थात 10 गुणा 2 प्लस कितना होगा? 6। इस बात का ये मतलब है कि अगर आप कभी भी किसी 2 अंकों वाली संख्या को अलग करना चाहते हैं तो दाईं के अंक को आप 10 से गुणा करके अलग करते हैं। हम क्या करते हैं कि स्टार की जगह जो अंक हमारा यूज हुआ है, उस स्टार वाले अंक को p मान लेते हैं।
अगर स्टार वाले अंक को P मान लेते हैं तो ये संख्या 70 होगी और ये संख्या P7 होगी और ये संख्या जो होगी वो आपके पास 5P होगी। इस संख्या का मान 70 होगा। अब मैं इनका योग निकाल रहा हूं। इस संख्या का मान 70 होगा। मैं इस संख्या की बात करता हूं तो इसका मान 10P प्लस कितना होगा 7। अगर मैं इस संख्या की बात करता हूं तो इसका जो मान होगा वो 10 पंजे 50 प्लस कितना होगा P। ये हमारे पास तीनों संख्याओं के योगफल का मान है। हमारे पास तीनों का औसत दिया है। योग बराबर होता है कि औसत गुणा पदों की संख्या। मैं 57 का 3 से गुणा करता हूं तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 और 2 कितना होता है 17। हम इसे ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 10P है और ये आपके पास P है, ये कुल मिलाकर 11P हो जाता है। 11P बराबर है 171 माइनस, इसे घटाएंगे माइनस करेंगे, 7 और 5 12 मतलब ये 127 हो जाता है। 171 में से अगर मुझे लगता है कि हम लोग 127 को हटाते हैं तो ये 44 आ जाता है। इसे 11 से मैं कैंसिल करता हूं, 11 से काट देता हूं तो P बराबर क्या है आपके पास 4। अर्थात हमारे पास एक अंक के तौर पर जो उत्तर है वो आपके पास 4 है। देखिए अगला क्या प्रश्न है आपका। 3 वर्ष पहले 8 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले जो आपके पास औसत आयु है वो आपके पास 30 वर्ष है। जितने वर्ष पहले की औसत आयु दी है, अगर आप वर्तमान की चाहते हैं तो आपको उतना प्लस करना होगा। व्यक्तियों की संख्या से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इनके प्रेजेंट एवरेज की बात कर रहे हैं, अगर 3 वर्ष पहले औसत का मान 30 है तो वर्तमान में जो औसत होगा वो आपके पास 33 होगा। अगर वर्तमान में इनका औसत 33 है तो हम इनकी टोटल आयु की बात करेंगे। आपको पता है कि ये कितने लोग हैं, ये 8 लोग हैं। 8 लोगों का जो एवरेज है वो आपके पास 33 है। तो 8 तिया 24 यानी 4, 8 तिया 24 और 2 कितना होगा आपके पास 26। इसका मतलब है कि 8 लोगों की जो वर्तमान आयु है, आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष पहले का औसत 30 है। वर्तमान में आने के लिए उतना ही प्लस करते हैं जितने वर्ष पहले की बात चल रही है। अर्थात वर्तमान का जो औसत होगा वो आपके पास 33 होगा। अगर मैं 8 लोगों की वर्तमान आयु निकालूंगा, प्रेजेंट एज निकालूंगा, तो 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 और 2 कितना होगा 26। ये 8 लोगों की आयु है। हम एक व्यक्ति की और बात करेंगे, उसमें लिखा जाता है कि यदि परिवार में एक बच्चे को भी शामिल किया जाता है तो परिवार की वर्तमान आयु औसत उतनी ही रहती है जो पहले चल रही थी। आपको पता होना चाहिए, अब हम 9 लोगों की बात करेंगे। आपके पास जो व्यक्तियों की संख्या है वो आपके पास 9 है, लेकिन औसत का जो मान है वो पहले की तरह चलेगा। अर्थात वर्तमान में 9 व्यक्तियों का औसत 30 रहेगा। वर्तमान में 9 व्यक्तियों का औसत 30 रहेगा तो 9 तिया 27, 270 होगा। आपको पता होना चाहिए कि 8 व्यक्तियों का मान 264 है और 9 व्यक्तियों का 270 है। अगर मैं 9 व्यक्ति के मान में से अगर 8 व्यक्ति का माइनस करूंगा तो मुझे 9वें व्यक्ति का मिल जाएगा। 270 में से 264 गया तो उत्तर आपका 6 हो जाता है। अर्थात विकल्प संख्या कौन सा है, पहला। ये सवाल संख्या 7 कैसे करेंगे। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। यदि 15% का लाभ पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। मैंने कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को 100 माना है। हम यहां पर दोनों प्रकार के सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्यों की बात करेंगे। यह आपके पास विक्रय मूल्य पहले वाला होगा और ये विक्रय मूल्य दूसरा वाला होगा। आपको पता है कि पहले 5% का लाभ है। अगर आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी है और आप उसे 5% के लाभ पर बेचना चाहते हैं
तो 5% के लाभ पर वस्तु 105 की बिकेगी। और यदि आप वह वस्तु जो आपने 100 में खरीदी है अगर 15% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो 115 की बिकेगी। एक बार दोबारा हम लोग समझना चाहते हैं कि मैंने क्रय मूल्य को या खरीदने वाले मूल्य को 100 माना है, 5% के लाभ पर 105 होगा और 15% के लाभ पर 115 होगा। हम दोनों का अनुपात बना लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 21 बार कटेगा और इसे 5 से थोड़ा सा काटते हैं तो 23 बार कटेगा। हमारे पास दोनों प्रकार के विक्रय मूल्यों का जो अनुपात है वो 21:23 है। हम देख रहे हैं कि 21 का जो मान है वो पहले वाला है, 21 का मान 21,000 बता रहे हैं। अगर 21 का मान 21,000 है तो गुणा 1,000 से हो रही है। इसका मतलब है कि अगर मुझे दूसरा वाला विक्रय मूल्य चाहिए तो मुझे इसे भी मल्टीप्लाई अर्थात गुणा 1000 से ही करना होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? 23,000। कहने का मतलब है कि विकल्प संख्या है आपके पास पहला। अगला प्रश्न है कि राहुल ने 2 साइकिलें कुल मिलाकर 1500 में खरीदी। उसने एक साइकिल को 20% की हानि पर बेचा, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य व्यक्तिगत तौर से कितना है ये आपको बताना है। हम क्या करेंगे, यहां पर पहले वाले की बात करेंगे और यहां पर दूसरे वाले की बात करेंगे। यहां पर मैं कॉस्ट की बात करूंगा, यहां पर मैं सेल की बात करूंगा। अर्थात यहां पर हम क्रय मूल्य के बारे में बात करेंगे और यहां पर विक्रय मूल्य के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि पहले वाले पर 20% की हानि है। 20% का जो फ्रैक्शन है वो आपके पास 1/5 है। 1/5 की हानि का मतलब है कि 5 से कितना होगा? 4 होगा। मतलब 5 का सामान आपको 4 का बेचना है। जो आपके पास दूसरी वाली साइकिल है उसमें आपका 20% का लाभ है। 20% का मतलब जो है वो आपके पास फिर 1/5 है। 1/5 के लाभ का मतलब होता है कि 5 का सामान 6 का बेचना होगा। अब मुझे देखना होगा कि सवाल की व्यक्तिगत बाउंडेशन क्या है। तो आपके प्रश्न में कहा जाता है कि साइकिलों का विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। हम दोनों के विक्रय मूल्यों को समान करेंगे। जब दोनों के विक्रय मूल्यों को समान करेंगे तो पहले वाले का विक्रय मूल्य 4 है, दूसरे वाले का विक्रय मूल्य 6 है। इन दोनों के विक्रय मूल्यों को बराबर करने के लिए मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाता है। हम 12 करना चाहते हैं तो इसे किससे गुना करेंगे? 3 से। इसे किससे गुना करेंगे? 4 से। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। आपने देखा कि आप दोनों के विक्रय मूल्यों को बराबर कर रहे हैं। आप दोनों के विक्रय मूल्यों को अगर बराबर कर रहे हैं तो आपने इसे 3 से गुणा किया है, तो आप इसे भी किससे गुणा करेंगे? 3 से। और आप इसे भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये 4 तिया 12 4 तिया 12 विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो पहले वाले का जो क्रय मूल्य होगा वो 5 तिया कितना होगा? आपके पास 15। ये 5 तिया 15 पहले वाले का होगा और दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य होगा वो 5 दूनी 10 होगा। आप इसका अनुपात बना सकते हैं और ये दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात हो जाता है, मतलब 3 अनुपात कितना हो जाता है? आपके पास 2। ये आपके पास हो जाता है 3:2। 3 और 2 कितना होगा? आपके पास 5। 3 और 2 आपके पास हो जाता है 5। अब देखना ये होगा कि दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है। तो आपके पास 5 का मान कितना है? 1500। अगर 5 का मान 1500 है तो 1 का मान 300 होगा। जब 1 का मान 300 होगा तो ये 3 तिया कितना होगा? 9 और ये 3 दूनी कितना होगा? 6। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपए था तो अक्टूबर 2001 में कितना होगा? आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो वेतन है ये मई 2000 का है। ये वाला जो वेतन है ये मई 2000 का है। उसके वेतन में वृद्धि जो होती है वो जुलाई के माह में होती है। इसका मतलब है कि उसके वेतन में वृद्धि 2 बार होगी,
सबसे पहले जो उसके वेतन में वृद्धि होगी वो जुलाई 2000 में होगी। उसके बाद जो वृद्धि दोबारा होगी वो जुलाई 2001 में होगी। आपको पता है कि जुलाई का जो मंथ है, जो महीना है, वो 2000 में भी शामिल होगा और 2001 में भी शामिल होगा। मई 2000 के बाद कहीं जुलाई 2000 आएगा और अक्टूबर 2001 से पहले भी जुलाई 2001 आएगा। इसका मतलब है कि जो जुलाई का महीना है वो 2 बार है। इसका मतलब है कि 15,000 में 2 बार वृद्धि होगी। आपको पता होना चाहिए कि 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, मतलब 10 से 11। ये काम अगर आपको 2 बार करना है तो फिर 1 बार 10 से 11। क्रमागत वृद्धि या कमी के तौर पर आप इनका आपस में गुणा करते हैं। ये मान पहले वाला होता है और ये मान बाद वाला होता है। ये 10 ढाई कितना होगा 100 और ये 11 11 121। हम जिसे 100 बता रहे हैं वो असल में 15,000 है। आप जिसे 100 बता रहे हैं वो असल में 15,000 है। अगर 100 का मान 15,000 है तो गुणा 150 से हो रही है। तो अगर आपको 121 का मान चाहिए तो जो आपके पास गुणा होगी वो 150 से होगी। कहने का मतलब ये है कि जब 121 का गुणा आप 150 से करेंगे तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो 18,150 होगा। आप इसका गुणा लगा दीजिए और ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न समझिए साहब क्या है। किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40% ने दोनों लिए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? मेरे हिसाब से सवाल गलत है। जहां तक मुझे लगता है जो सही होना चाहिए वो सही इसमें यह होना चाहिए कि जो 40% है इसे आप 40 कर लीजिए। कहने का मतलब है कि देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो बायोलॉजी लेते हैं। 1 मिनट। ऐसे कितने लोग हैं जो बायोलॉजी लेते हैं? यदि आपने कुल छात्रों की संख्या को 100 माना है और आपके पास बायोलॉजी पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 72% है, 72 है। और जो आपके पास मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वालों की संख्या 44 है। इस सवाल में एक बात थोड़ी सी गोपनीय यह रखी गई है कि इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी भी सब्जेक्ट को ना पढ़ता हो। कहने का मतलब है कि 72% लोग ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं और 44% लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई छात्र कोई ना कोई विषय जरूर पढ़ता है और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं। आपको पता है कि अगर आपने कुल संख्या को 100 माना है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये जोड़ के मुझे लगता है 116 हो जाता है। तो ये संख्या कुल से, टोटल से जितना ऊपर जाती है ये वो लोग होते हैं, ये उन लोगों का प्रतिशत होता है जो लोग दोनों प्रकार की चीजों को देखते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं। हमारे पास 16 का मान कितना दिया है? 40। अगर 16 का मान हमारे पास 40 दिया है, आपको पता है अगर मैं 40 को 16 से भाग लगाता हूं तो 2.5 बार कट जाता है। हमें बतानी है कि छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, तो छात्रों की कुल संख्या तो 100 पे काम कर रही है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस बैच है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो फिर ये बैच आपके लिए नहीं है। पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट करें फिर उसके बाद आप देखें। तो फिर 100 का जो मान होगा वो 100 गुणा 2 पॉइंट कितना होगा 5, अर्थात कुल व्यक्तियों की संख्या 250। 250 आपका विकल्प संख्या पहला है। सवाल में कुछ गलती थी, आप उसे सही कर लेंगे। और सवाल संख्या देखिए 11। हम बात कर रहे हैं बेलन के बारे में। यहां पर बेलन के आयतन की बात है, बेलन के वक्र पृष्ठ की बात है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h।
ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। वैसे बेलन अगर मैं बात करूंगा तो एक प्रकार का प्रिज्म होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। उसमें कहा जाता है, आपके प्रश्न में कहा जाता है कि जो बेलन का आयतन है वो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ये बेलन का आयतन है और ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये सवाल 3D का है। हम देख रहे हैं कि पाई से पाई कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, आर से पावर इसकी कैंसिल होगी, तो आर बराबर क्या हो जाता है, आर बराबर 2 हो जाता है। हमें बताना था कि उसकी रेडियस क्या है, तो उसकी रेडियस या त्रिज्या का मान आपके पास 2 हो जाता है। पीडीएफ आपके पास है, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिनों के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, किसी किले को छोड़ के चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक चलेगा। ये सवाल 3 तरह के उत्तर रखता है। आपको बता देना चाहता हूं कि एक दुर्ग में 200 सैनिक हैं। इन 200 सैनिकों के लिए जो आहार है वो 31 दिन के लिए पर्याप्त है। 200 सैनिकों के लिए जो आहार है वो 31 दिन के लिए पर्याप्त है। प्रश्न में कहा जाता है 27 दिन के बाद। इसका मतलब है कि 200 के 200 लोग 27 दिन तक खा चुके हैं। 200 लोगों के लिए जो भोजन सामग्री है जो पर्याप्त है वो दिनों की संख्या आपके पास 31 है। 27 दिन के बाद कहा है, मतलब ये 27 दिन तक खा चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं 31 में से 27 को माइनस करूंगा तो दिनों की संख्या 4 होती है। इसका मतलब है कि अगर केवल 200 लोग रहते तो ये खाना 4 दिन और चलता है। लेकिन प्रश्न में कहा जाता है कि 121 चले जाते हैं। अगर मैं 200 में से 121 को माइनस करता हूं तो ये तो 80 रहता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर 200 में से 120 चले जाते हैं तो 80 बाकी है। अब खाना कितने दिन चलेगा, हमने दिनों की संख्या डी मान ली है। हम इसे हल करते हैं, 4 से इसे 20 बार काट लेते हैं और 20 से पूरा 10 बार खत्म हो जाता है। इसे हल करते हैं तो आपके पास 10 होगा, लेकिन सवाल में कुछ और पूछा गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे यह मालूम किया जाता है कि बाद में खाना कितने दिन चला तो आपके प्रश्न का उत्तर 10 होगा। लेकिन अगर आपसे यह मालूम किया गया है कि खाना कितने दिन ज्यादा चला है, एक बात आप यह देख लीजिए कि खाना अगर जितने लोग पहले थे उतने होते तो केवल 4 दिन चलता, लेकिन खाना 4 दिन ना चल के अगर 10 दिन चला है तो यह कितने दिन ज्यादा चला है। इसका मतलब है कि खाना 6 दिन ज्यादा चला है और आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, भिन्न भिन्न धारिताओं वाले 2 खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई, जिसमें एक पात्र 1/4 भर जाता है और दूसरा पात्र 1/3 भर जाता है। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर से अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाता है तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग क्या होगा। देखिए एक बात ये समझिए, सवाल में कहा जाता है कि दोनों की जो धारिता बर्तन बराबर माप के नहीं है। पहले वाले की धारिता कुछ और है और दूसरे वाले बर्तन की धारिता कुछ और है, लेकिन जो हमने जल की मात्रा डाली है वो बराबर डाली है। ये सपोज करिए पहले वाले बर्तन की मात्रा A लीटर है और दूसरे वाले बर्तन की मात्रा B लीटर है। ये सपोज कर लिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। पहले वाले बर्तन की मात्रा A लीटर है और दूसरे वाले बर्तन की मात्रा B लीटर है। ये हमने दोनों बर्तनों की धारिता मानी है। आपके प्रश्न में कहा जाता है, देखिए कि हम दोनों में बराबर डालते हैं। जब दोनों में बराबर डालते हैं तो पहले वाले का 1/4 भर जाता है और दूसरे वाले का 1/3 भर जाता है। हमने जो मात्रा जो जल की डाली है, सपोज करिए कि हमने मात्रा P डाली है तो P यहां डाली है तो P यहां डाली। एक बार दोबारा समझने की चीज ये है कि कुल जो धारिता है बर्तनों की, पहले वाले बर्तन की धारिता A है और दूसरे वाले की B है। जब हम इसमें P लीटर डालते हैं तो इसका 1/4 भर जाता है और जब इसमें P डालते हैं तो इसका 1/3 भर जाता है। सवाल में कहा जाता है
कि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डालते हैं। कम धारिता का मतलब यह है कि जल की बात नहीं चल रही, जिसकी धारिता कम है। इसमें जो कम धारिता वाला है वो आपके पास कौन सा वाला है? बी वाला है। इस बात का हमें कैसे पता कि कम धारिता वाला बी है? क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों में बराबर डालते हैं तो इसका 1/4 भरता है और इसका 1/3 भर जाता है। 1/3 का मान 1/4 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा भर जाता है, अर्थात ये बर्तन छोटा है। अब सवाल यह है कि इसका जो जल है हम इसमें डालते हैं। एक बात मुझे बताइए, ये जो हमारे पास पी है हम इसी में डाल देते हैं। जब मैंने पहले इसमें पी भरा था, तो इसका 1/4 भर गया था, और जब इसमें मैं दोबारा से पी डाल दूंगा तो इसका 1/4 और भर जाएगा, तो 1/4 और 1/4 का मतलब जो होगा वो 1 कितना होगा? 2 होगा। बात क्लियर है? अगला देखिए क्या प्रश्न है आपका। एक पुस्तक विक्रेता वस्तु की 10% कटौती पर बेचकर 8% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ क्या अनुपात होगा? जब प्रश्न में यह कहा जाता है कि हम किसी वस्तु को इतने प्रतिशत की छूट या बट्टे पर बेचते हैं और हमें इतने प्रतिशत का लाभ हो जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला रेडीमेड में बन के आता है। फॉर्मूला यह बन के आता है आपके पास कॉस्ट अपॉन एमआरपी, मतलब क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। क्रय मूल्य वाला जो पार्ट होता है वो होता है जो 100 में से डिस्काउंट को माइनस करने पे मिलता है, और अंकित मूल्य वाला पार्ट वो होता है जो लाभ को 100 में जोड़ के मिलता है। आपको पता है कि डिस्काउंट या बट्टा हो तो उसे 100 में से घटाते हैं, जब लाभ होता है तो उसे 100 में जोड़ते हैं। जब लाभ होता है तो उसे 100 में जोड़ते हैं। डिस्काउंट या बट्टे को 100 में से घटाते हैं, लाभ को 100 में जोड़ते हैं। एक बात समझिए, जो डिस्काउंट आप 100 में से घटा रहे हैं, ये वाला जो मान है ये क्रय मूल्य को बताता है, और ये वाला मान अंकित मूल्य को बताता है। तो यहां पर मैं बात करूंगा, मुझे जो अनुपात निकालना है वो क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है, तो क्रय मूल्य को पहले रख लेते हैं। क्रय मूल्य को वो मान बताता है जो डिस्काउंट माइनस होके निकल के आता है। हमारे पास कितने प्रतिशत का बट्टा है? हमारे पास 10% का बट्टा। जब मैं 100 में से 10 को माइनस करूंगा तो कितना होगा? 90। और कितने प्रतिशत का लाभ है? 8% का लाभ, मतलब कितना होगा? 108। 10% तो 90 और 8% का लाभ तो 108 हो गया। इसे हम लोग काट रहे हैं 18 से। 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा वो 5 अनुपात कितना होगा? 6। देखिए साहब, अगला क्या प्रश्न है आपका। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है। कहने का मतलब है कि हमारे पास ए और बी का जो अनुपात है, ए का और बी का जो अनुपात है वो 2:5 है, और कह रहे हैं कि ए का जो मान 2 है वो असल में 100 दिया गया है। ए तथा बी का जो अनुपात है वो 2:5 है। हम जिसे 2 बताते हैं वो 2 नहीं, वो 100 है। अगर वो 2 नहीं है, वो 100 है, तो इसमें जो गुणा हो रही है वो 50 से हो रही है। इसका मतलब है कि इस 5 का गुणा भी मुझे 50 से ही करना होगा। जब 5 का गुणा 50 से करता हूं तो ये 250 हो जाता है। इसलिए आपके सवाल का उत्तर है विकल्प संख्या पहला। देखिए अगला क्या प्रश्न है आपका। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगले वर्ष ये धन नहीं है, ये घन होगा। घन का मतलब है कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो एक क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, हमसे पूछा गया है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो सवाल में कहा जाता है कि गत वर्ष। गत का मतलब है कि एक वर्ष पीछे जाएंगे। अगर मैं एक वर्ष पीछे जाता हूं तो ये जो मेरी आयु है ये किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है। और अगर मैं प्रेजेंट से एक वर्ष आगे जाता हूं तो ये जो मेरी आयु है ये किसी संख्या का घन है, मतलब क्यूब है। इस सवाल का बेहतर तरीका है कि आप इसे विकल्प से करें। इस सवाल का बेहतर तरीका है कि आप इसे विकल्प से करें। तो इसमें कहा जाता है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो आप वर्तमान आयु के तौर पर उस संख्या का चुनाव करेंगे
जिससे एक वर्ष पहले किसी का वर्ग हो और एक वर्ष बाद किसी का घन हो, तो मेरे हिसाब से विकल्प में ऐसी संख्या क्या है? 26 है। मैं 26 से एक वर्ष पहले आता हूं तो मुझे 25 मिलता है जो कि 5 का वर्ग है, और मैं एक वर्ष बाद जाता हूं तो मुझे 27 मिलता है जो कि 3 का घन हो जाता है। इसलिए हमारे सवाल का उत्तर 26 हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 2.1 की पावर 2 गुणा रूट में लिखा है 0.0, ये है। एक संख्या का वर्ग करना है तो एक संख्या का वर्गमूल निकालना है। सवाल संख्या देखिएगा 17। हमें इसका वर्ग करना होगा। 2.1 की पावर 2 है, हम इसका वर्ग करेंगे। किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग 441। दशमलव के अंकों को डबल कर देते हैं। अगर दशमलव 1 पे लगा है तो डबल करेंगे, ये हो जाता है आपके पास ही। हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 441 का वर्गमूल 21 हो जाता है। दशमलव 4 पे लगा है तो 2 पे आ जाता है। हम आपस में इसका गुणा करेंगे। 441 और 21 का जो गुणा है वो आपके पास 9200 कितना होगा? आपके पास 61। 441 और 21 का गुणा 9261 होगा। आपको पता है कि 2 दशमलव इसके और 2 इसके तो कितने हो जाते हैं? 4। अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर विकल्प संख्या कितना है? सी। वह सबसे बड़ी संख्या जो 140, 176, 264 को पहली संख्या 140 है, दूसरी संख्या 176 है और तीसरी वाली संख्या 264 है। सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन संख्याओं में भाग लगाने की बात है, इन संख्याओं को विभाजित करने की बात है, इन संख्याओं को काटने की बात है, तो यह सवाल एलसीएम का नहीं होगा, सवाल एचसीएफ का होगा। और अगर ये सवाल एचसीएफ का है तो एचसीएफ का मतलब है इन संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, इन संख्याओं को पूरा पूरा काटने वाली सबसे बड़ी संख्या। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एचसीएफ के सवाल में हम रिमाइंडर या शेषफल को पहले मैनेज करते हैं। हम क्या करेंगे? हम यहां से 4 को माइनस करते हैं क्योंकि शेषफल 4 है। हम यहां से 6 को माइनस करते हैं, शेषफल 6 है। और हम यहां से जो माइनस करते हैं 9 माइनस करते हैं क्योंकि शेषफल 9 है। यहां पर हम देख रहे हैं कि आपके पास ये कितना बच जाता है? 136, ये बच जाता है 170। 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 5, 255 बचेगा। ये बच जाता है आपके पास 255। आपको पता होना चाहिए कि 136 और 170 और 255 को काटने वाली संख्या हमारे सवाल का उत्तर होगी, और इन तीनों को काटने वाली जो संख्या होगी वो हमारे सवाल का एचसीएफ, जो कि क्या होगा? 17। आप एचसीएफ को निकालने के लिए किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, ये सब आपको थोड़ा करना होगा। 136 और 170 और 255 के अंदर जो मौजूद सबसे बड़ी संख्या है वो उनका एचसीएफ है। चाहे तो फैक्टर से आप करिए, चाहे मैसे की भाग विधि से आप करिए। आप इनका एचसीएफ निकालते हैं, आप इनका मैसे निकालते हैं तो ये 17 हो जाता है। सवाल देखिए 19। आपका क्वेश्चन 19 कैसे होगा? ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ये देखना होता है कि हम कितने पदों के लिए बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो 4 संख्याओं को लेकर बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 4 संख्याएं मानी जाती हैं वो कुछ इस प्रकार से मानी जाती हैं। ये पहली संख्या है, ये आपके पास दूसरी संख्या है, और ये आपके पास तीसरी संख्या, और ये चौथी संख्या है। संख्या कुछ इस प्रकार से मानी जाती है कि वो एक दूसरे से समान दूरी पर होनी चाहिए। एक संख्या हम यहाँ पे मानेंगे, पहले वाली मानते हैं a-3d, ये संख्या होगी a-d, ये संख्या हो जाती है a+d, और ये संख्या हो जाती है a+3d। ये संख्या इस प्रकार से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनमें अंतर समान है।
अंतर समान क्या, जब आप इसमें 2d प्लस करेंगे तो केवल d बचेगा, जब 2d प्लस करेंगे तो d बचेगा, जब इसमें 2d प्लस करेंगे 3d होगा। उसने कहा कि दोनों मध्य पदों का योगफल, मैं दोनों को ऐड करता हूं। जब दोनों को ऐड करते हैं तो a माइनस डी और a प्लस जो होगा आपके पास d बराबर कितना है 110। आप देख रहे हैं कि d से तो d कैंसिल हो जाता है, तो 2a बराबर कितना होगा 110। हम देख रहे हैं कि जब 2a बराबर 110 होगा तो आपके पास a बराबर कितना होगा 55। अब a बराबर जो 55 है, मुझे चूंकि निकालना है तीसरा वाला पद, तो हमारे पास तीसरे वाले पद को अगर आप निकालना चाहते हैं तो तीसरे वाले पद के लिए आपको a के साथ d भी निकालना होगा। एक बात उसने कही है कि बाह्य वाले दोनों पदों का गुणनफल, तो बाहर वाले जो दोनों पदों का गुणनफल है, बाहर वाले दोनों पद पहला और चौथा होगा। अगर हम इन दोनों पदों के गुणनफल की बात करते हैं तो ये एक पद होगा आपके पास a माइनस 3d और एक पद होगा आपके पास a प्लस 3d। इन दोनों के गुणनफल का मान 2125 दिया है। हम दोनों में एक फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर और माइनस कितना हो जाता है आपके पास b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बराबर हो जाता है 2125। 2125 आप यहां पर a का मान जब 55 लगाएंगे तो 55 आप जैसे ही लगाते हैं ये 55 का वर्ग 30 25 हो जाता है, बराबर हो जाता है 9d स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 2125। जब आप इसे और थोड़ा सा हल करेंगे तो 9d स्क्वायर बराबर जो होगा वो आपके पास कितना होगा 900, अर्थात d स्क्वायर का मान अगर 100 होगा तो d बराबर क्या होगा आपके पास 10। आपके पास d बराबर 10 है, आपको a प्लस d निकालना है। 55 और 10 कितना हो जाता है आपके पास 65 आपके सवाल का उत्तर है, जो कि विकल्प संख्या सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 20 कैसे होगा। प्रश्न संख्या आपका 20, आप देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याओं पे घनमूल लगा है, दोनों ही संख्याओं पे करनी 3 लगी है। हम इसके फैक्टर करते हैं। जब 1372 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद आपके पास 7 गुना 7 और गुना कितना होगा 7। ये पहले वाली संख्या के फैक्टर है। ये 1372 के फैक्टर दूसरी संख्या के फैक्टर करते हैं। आपको पता है कि जो 1458 है, जो 1458 है वो 729 का दुगना है। 729 के अलावा इसके अंदर 2 और है, तो 2 को पहले लिखते हैं। आपको पता है कि अब 1458 के अंदर 729 बाकी है। 729 का मतलब 9 की पावर 3 होता है। कहने का मतलब है कि आपके पास कितना हो जाता है 9 गुणा कितना होगा 9 गुणा में कितना लिख देंगे हम लोग 9। अब क्या करते हैं, घनमूल का सवाल है, अंदर लिखी संख्या के जोड़े बनाते हैं। 7 का एक लेंगे, 9 का एक लेंगे और आपके पास 2 के भी जोड़े पूरे हैं, अर्थात एक हमें 2 मिल जाता है और एक हमें 7 मिल जाता है और एक हमें 9 मिल जाता है। 9 सत्ते 63 दूनी 126 आपका उत्तर हो गया। 126 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यदि 10 आदमी या 18 लड़के, 10 आदमी या 18 लड़के, आपको पता है ये काम समय का सवाल है और यह वाला सवाल है। इसमें लिखा है कि 10 आदमी का जो मान है वो 18 लड़कों के बराबर है। हम इसे 2 से काटते हैं, ये 2 से 5 बार कटेगा और इसे 2 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 9 बार कटेगा। ऐसा करके हमें इन दोनों की एफिशिएंसी या क्षमता का अनुपात मिल जाता है। कहने का मतलब है कि 10 आदमी या 18 लड़के, अर्थात ये दोनों बराबर है। 2 पंजे 10 और 2 नम कितना होगा आपके पास 18, तो ये 9 बटे कितना हो जाता है आपके पास 5। अगली किसी भी बात को हल करने के लिए मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक आदमी की क्षमता 9 होगी तो लड़के की क्षमता 5 होगी।
अब चूंकि दोनों ये बराबर है तो इसमें से किसी को भी उठा के सवाल लगा सकते हैं। ये आपके पास 10 आदमी है, सवाल को हम आदमी पे लेके चल रहे हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। आगे कहा है कि 15 आदमी यानी 15 मैन की बात चल रही है। 15 मैन है और आपके पास कितने बॉय हैं? 33 बॉय है। कितने में करेंगे? आपने डी मान लिया। हम ये करेंगे कि हमें एम की जगह 9 लगाना है और बी जहां दिखता है उसकी जगह 5 लगाना है। एम की जगह जैसे ही 9 लगाते हैं तो ये 10 9 कितना होगा? 90 और गुणा कितना होगा आपके पास? 15। और एम का मान फिर 9 लगाते हैं तो 15 नमा कितना होगा? 135। और बी का मान आपके पास 5 है तो 33 पंजे हो जाता है 165। गुणा कितना होगा? डी। आपको पता है ये 90 ऐसे ही रहेगा। 90 गुणा कितना होगा आपके पास? 15। 135 और 65 कितना हो जाता है? 300। गुणा कितना होगा? डी। इसे 15 से काटते हैं तो 20 बार कटता है। 15 से काटते हैं तो 20 बार कटता है। 0 से 0 हम काटते हैं, 2 से 9 को भाग लगाते हैं। जब 2 से 9 को भाग लगाते हैं तो ये हो जाता है 4 सही 1/2, जो कि आपका उत्तर है आपका विकल्प संख्या सी। देखिए साहब, अगला प्रश्न क्या है? यदि ये गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। गोलक का जो मतलब है वो गोला होता है, हम यहाँ गोले की बात कर रहे हैं। अगर मैं गोले के आयतन की बात करूंगा तो किसी भी गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसी भी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले की हम बात करेंगे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो किसी भी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल करते हैं, पावर 3 से पावर 2 चली जाती है, तो आर बराबर जो होगा, अर्थात गोले की रेडियस का मान कितना होगा? 3 होगा। आपके सवाल का उत्तर विकल्प ए यानी 3 हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 3x माइनस बाई 3x माइनस बाई अपॉन में हम इसे लिख लेंगे क्योंकि अनुपात में चल रहा था। 3x माइनस बाई अपॉन x प्लस आपके पास कितना है? 5 बाई। 3x माइनस बाई और आपके पास लिखा है x प्लस 5 बाई बराबर है ऊपर की तरफ कितना रहेगा? 5, ये होगा 7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 7 × 21, ये आपके पास 21x हो गया, माइनस का 7 बाई हो गया, बराबर हो जाता है आपके पास 5x और प्लस कितना हो जाता है? ये 25 बाई। इस 5 को इधर लेके आते हैं तो 21 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 16x। और ये 25 और 7 कितना हो जाता है? 32 बाई। 16 का ना 16, 16 दूनी 32। अर्थात कहने का मतलब है कि x बटे बाई बराबर 2 बटे कितना है? 1। हम सवाल की अगली किसी भी बात को हल करने के लिए कह सकते हैं कि x का मान 2 होगा, बाई का मान 1 होगा। x का मान अगर 2 होगा, बाई का मान 1 होगा, हमें निकालना है x प्लस बाई अपॉन x माइनस बाई। x का मान 1 लगाते हैं, सॉरी x का मान 2 लगाते हैं, बाई का 1 लगाते हैं। ऊपर वाले का मान जुड़ के 3 आता है, नीचे वाले का 1 आता है, तो ये अनुपात कितना हो गया? 3 और 1 का अनुपात हो जाता है, जो कि आपका विकल्प सी वाला उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साहब क्या है। चल रही वीडियो चल रही है तो रोक तो ना दी थी, वीडियो रुकी तो ना है? एक देखिए 24 क्या है? एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है। पाई का मान 22/7 लेंगे तो उसे घेरने के लिए रेलिंग का लंबाई कितना होगा?
एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं। ये आपके पास एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त भी रेडियस पे काम करता है, हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है कि आपका जो प्रश्न है ये अर्धवृत्त का प्रश्न है। हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपके पास कितना दिया जाता है 308। हम क्या करते हैं, उधर 2 का गुणा करते हैं, यानी 1/2 22/7 पाई का मान लगाते हैं। यहां पर रेडियस का स्क्वायर ऐसे ही रहता है और बराबर में कितना लिखा है आपके पास 308। आपको पता होना चाहिए कि मैं 2 से इसे काट सकता हूं 11 बार और 11 से उसे काट सकता हूं 28 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है कि आर स्क्वायर का मान बराबर जो होगा वो 28 गुणा कितना होगा 7। हम इसका दोनों पक्षों का रूट निकालते हैं तो आर का मान 14 हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें जो इस अर्धवृत्त की रेडियस मिली है, अर्धवृत्त की जो मुझे रेडियस मिली है, जो त्रिज्या मिली है, उसका मान 14 है। अब मुझे ये बताना है कि उसे घेरने के लिए रेलिंग की जरूरत होगी। आपको पता है कि रेलिंग यानी एक तरह का परिमाप है। अर्धवृत्त में थोड़ी ये सेपरेशन होता है, अलगाव होता है कि परिधि और परिमाप में फर्क होता है। यदि मैं अर्धवृत्त के परिधि की बात करूंगा तो मैं केवल इसे लूंगा, लेकिन अगर मैं अर्धवृत्त की परिमाप की बात करूंगा तो मैं इसके साथ साथ मुझे ये भी लेना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो आपके पास पाई आर प्लस कितना होता है 2r। किसी भी अर्धवृत्त के परिमाप का मान पाई आर प्लस 2r होता है। 2r का मतलब पाई आर तो ये हो गया और आपके पास 2r ऊपर का हो गया। आपको पता है कि पाई का मान 22/7 है और आर का मान कितना है 14। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखते हैं, आर का मान फिर 14 है। ये 7 दूनी कितना होगा आपके पास 14, 22 दूनी 44 इधर से हो गया और 14 दूनी 28 आपका उधर से हो गया। जब 44 में 28 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 72 हो जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 25। इसमें हम बात करेंगे शंकु के बारे में। आपको बता देना चाहता हूं कि शंकु का प्रश्न है और इसमें दिया गया है आपके लिए शंकु का आयतन और शंकु का तिर्यक पृष्ठ। हम यहां पर एक शंकु को ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है और शंकु का जो आधार वृत्ताकार है, इसकी रेडियस का मान हमारे पास त्रिज्या का मान r दिया है, शंकु की ऊंचाई का मान h दिया है। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। आपके प्रश्न में दिया जाता है कि इसके आयतन का मान मतलब 1/3 पाई। शंकु के आयतन का मान इसके वक्र पृष्ठ के बराबर है। शंकु के आयतन का मान इसके वक्र पृष्ठ के बराबर है। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं। हम देखते हैं कि पाई से हम लोग पाई कैंसिल करते हैं, r की पावर 2 से कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि आर एच बराबर 3 को उधर पहुंचाते हैं तो आर एच बराबर जो होता है वो आपके पास 3l हो जाता है। आपको जो थोड़ी जानकारी पहले से ये होगी कि जो शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है l, उसका मतलब होता है √ में h² और प्लस कितना होता है आपके पास r²। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो ये हो जाता है r² × h² बराबर आपके पास ये 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9 और ये कोष्टक में ऐसे ही रहेगा। h² प्लस कितना होता है r²। एक काम करते हैं, 9 को इधर लेके आते हैं, उन दोनों को उधर पहुंचाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि h² और प्लस कितना होगा आपके पास r²।
अपॉन में ले जाइए, ये हो जाता है आपके पास h² इंटू r² बराबर हो जाता है 1/9। इसे हल करते हैं तो ये हो जाता है 1/r² प्लस 1/h² बराबर हो जाता है 1/9। यही आपके प्रश्न का उत्तर है, और जो कि आपका विकल्प संख्या डी है। आपको पता है कि हम डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड करते हैं। कल मैं टेस्ट संख्या 2 का पीडीएफ अपलोड करूंगा। और ये बताइए कि आज का सॉल्यूशन कैसा रहा, क्या सुधार करने की जरूरत है, वो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने के लायक है तो आप इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें, लोगों से बताइए कि इस तरह की क्लासें चल रही हैं। ये एक तरह का प्रैक्टिस बैच है, आपको पहले से पढ़ के आना चाहिए, तब आप ये सही से लगा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू।